जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। कल ईरान के सुप्रीम लीडर जो खमेनी साहब है, उनकी तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट आया और उन्होंने भारत को कहीं ना कहीं एक एक जगह पे टारगेट करा। मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने बोला क्या, उसके बाद थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं। भारत ने तो ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया है, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऐसी बात उन्होंने क्यों करी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट इज इट दैट ईरान इज लुकिंग फॉर। उन्होंने एक ट्वीट करा कल शाम को करीब 7:30 बजे इंडिया टाइम पे। उन्होंने बोला कि एनिमीज ऑफ ईरान, एनिमीज ऑफ इस्लाम हैज always try to make us indifferent with regards to our shared identity as an Islamic ummah. We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza, India, or any other place. ना ये बड़ा एक जबरदस्त सा ट्वीट था। उन्होंने ये चीज डाली है सामने एंड ही पुट इंडिया इनटू द क्राउन फोकस। जब पहले भी ऐसे उन्होंने चीजें बोली हैं, बट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज है कि जो चीज गाजा में हो रही है उसको भारत भारत के साथ रखने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं भारत को भी उसके अंदर एक इक्वेशन डालने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका काफी जबरदस्त सा एक जवाब आया। उन्होंने बोला कि भाई जो स्टेटमेंट है अनएक्सेप्टेबल है कमेंट्स, और जो सुप्रीम लीडर के जो कमेंट्स हैं भारत बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर बोला गया कि वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड, अनएक्सेप्टेबल। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा एक स्टेटमेंट डाला गया विच इज समथिंग विच इज द क्रक्स पॉइंट। उन्होंने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी अपनी खोली में जान के देख लो दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, क्योंकि आपकी अपनी हालत इतनी खराब है। आप हमारे ऊपर आके चूचा करते हो, लेकिन पहले आप अपनी खोली में जान के देख लो कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है। नाउ देखिए, थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड में बात करते हैं। हमको सबको पता है ईरान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री और वहां पर माइनॉरिटीज की हालत तो आपको समझ में आती ही होगी। कोई 30 साल लगे थे ईरान को पूरी तरह से मुस्लिम बनाने में, जब इन्वेजन हुई थी और उसके बाद जब ये जो भी रेवोल्यूशन हुई 1979 में, उसके बाद जो भी वहां पर माइनॉरिटीज थी और जो भी लोग थे वहां पर उनके साथ क्या हालत हुई है, ये तो पब्लिक डोमेन में बड़ा क्लियरली ओपन है। पारसीज जो एक प्रेडोमिनेंट लोग थे, जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म वहाँ का एक प्रेडोमिनेंट रिलीजन था, उसको तो उड़ा के इन लोगों ने फेंक दिया और यहाँ यहाँ तक कि जितने भी बेचारे ज़ोरास्ट्रियंस बचे थे वो उठ के भारत की तरफ आए और भारत ने उनको एक्चुअली शरण दी। ज़ोरास्ट्रियंस वर्शिप फायर, और जो उनका फायर टेम्पल है दैट वाज बेसिकली दैट फायर वाज ट्रांसफर्ड टू भारत। ये चीज इनको अभी तक आई डोंट थिंक दे हैव अंडरस्टूड। एक करीब 10 साल पहले एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, जब ईरान के यही सुप्रीम लीडर, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, 10-15 साल पहले की बात है, मनमोहन सिंह के साथ बैठे थे और उनके साथ एक डिस्कशन हुआ था कि भाई आप लोग जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है भारत के अंदर उसको किस तरह से हैंडल करते हो। वो उस टाइम पे मनमोहन सिंह के साहब के साथ ही वाज ट्राइंग टू टेक एडवाइस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई भारत कैसे करता है ताकि कुछ चीजें वो भी सीख सकें। ईरान के अंदर की अगर थोड़ी बात करें, जो रीसेंट सर्वेज हैं उसके बारे में बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी पता चला है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली लीविंग द शियाइट थियोक्रेसी ऑफ इस्लाम, और जो वहां पर इस्लामिक सेटअप है उसको छोड़ के दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर जो अमेरिका का एक हाथ है विद रिगार्ड्स टू द चर्च विच इज प्रिटी प्रिटी स्ट्रॉन्ग इन ईरान, एंड कई कई तो लोग बोलते हैं 30 से 40% ऑलरेडी वहां पर पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं, और कई लोग इस फिगर को कम से कम नहीं तो 60 से 70% भी बताते हैं। एग्जैक्टली पता करना बड़ा मुश्किल है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बाइबल एज अ मैटर फैक्ट इज इलीगल इन ईरान। तो ये अगर हमको बताएंगे कि भाई माइनॉरिटीज के बारे में इनको थोड़ा अपने आप सोचना चाहिए। रिलीजियस जो चेंजेस हैं, रिलीजियस चार्जेस हैं जो वहां पर किसी भी जैसे पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसके ऊपर बड़ा बड़ा इजी है उनको किसी को दबाना, उसके ऊपर उठा के रिलीजियस चार्जेस लगा देते हैं एंड उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। दिस इज अ प्रीटी कॉमन प्रैक्टिस विच इज बीन हैपनिंग इन ईरान। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियरली बताऊं कि जो ईरान के लोग हैं दे आर वेटिंग फॉर दिस मैन टू पॉप। ये जिस दिन गया उस दिन ईरान में बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, एंड जिस तरह से ईरान ने अपने आप को एक बड़ा टाइट सा सोसाइटी बनाया है, आई डोंट थिंक इट विल लास्ट फॉर दैट लॉन्ग। एंड ये चीजें बहुत टाइम से हम लोग बात कर चुके हैं। एज अ कंट्री मेरे को ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पीपल आर वेरी नाइस, वेरी स्वीट। कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें नहीं है।
बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो इनकी एक ये जो सेटअप है, रिलीजियस सेटअप है और जो थियोक्रेसी सी बना के रखी हुई है इन 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 चंद मुल्लों ने, उनसे ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम है। और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं और जिस तरह की एक्टिविटीज उन्होंने करी है, स्पेशली रीसेंट एक्टिविटीज इन इसराइल जो गाजा गाजा के अंदर हुई है, 7 अक्टूबर की एक्टिविटी जिसका 1 साल का एनिवर्सरी अभी आने वाली है, जिस तरह से वहां पर एक्टिविटीज की गई, इस ये भी सबसे आगे है। नाउ यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री में बताऊं कि भाई ये जो सुप्रीम लीडर साहब हैं, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के अलग ही चलते हैं, अपने रास्ते में अलग ही चलते रहते हैं। गवर्नमेंट भारत के साथ बहुत सारी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करना चाहती है। आप सबको पता है कि भाई आपका आईएनएसटीसी प्रोग्राम उनके साथ है, आपके काफी सारे ट्रेड इश्यूज हैं वहां पर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफी सारे ईरानियन लोग भारत में पढ़ते भी हैं। सो देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोजनेस विद पीपल टू पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट ये जो रिलीजियस थियोक्रेसी है, इसके साथ ऑब्वियसली आपकी टेंशन चलती रहती है। इन्होंने पहले भी कश्मीर के ऊपर एक दो बारी कमेंट्स करे हैं, उसके बाद 370 जब हुआ था तभी भी इन लोगों ने काफी कुछ बकवास करी थी और काफी हद तक दे एक्चुअली नीडलेसली ट्राई टू प्रोवोक भारत। उस टाइम पे भी उनको एक थप्पड़ पड़ा था। इंटरनली इस टाइम पे ईरान इतना वीक है कि इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू सस्टेन दिस सेटअप। और ईरान के जो लीडरशिप है उसको पता है ये चीज कि इंटरनली उनकी जो स्ट्रेंथ है, दैट इज एक्चुअली बीन रिड्यूसिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू टाइम। सबसे बड़ा केस जो हुआ था माशा अमीन का, जिसको मारा गया था फॉर नॉट वेयरिंग अ हिजाब प्रॉपर्ली। उसने पहना हुआ था, सिर कवरिंग करी हुई थी, लेकिन उसके बाल थोड़े से विजिबल थे। उसको पता नहीं ले जाके क्या क्या करा एंड वो बेचारी मर गई। उसके बाद एक एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जो ईरान के अंदर हुआ था, विच वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, जहां पर लड़कियों ने ओपनली आके अपने हिजाब जलाए थे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इंटायर सेटअप। नाउ देखिए हो क्या रहा है, व्हाई इज ईरान डन दिस। ईरान का कनेक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है द मुस्लिम ब्रदरहुड। नाउ मुस्लिम ब्रदरहुड मैं आपको बताऊं कि दिस वाज बेसिकली द होल इरानियन रेवोल्यूशन इज पार्ट ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बोलेंगे यार ये तो ब्रदरहुड तो सुन्नी है, ये शिया है, क्या इनका कनेक्शन है। देखिए ये वो शिया सुन्नी इनकी आपस में फाइट है। दे वांट टू बेसिकली डू द फाइट आउटसाइड फर्स्ट। जो इनकी दूसरे लोगों के साथ फाइट है उसके बाद ये आपस में लड़ लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यूसुफ नड्डा करके एक आदमी है जो बेसिकली एक चीफ फाइनेंसर है मुस्लिम ब्रदरहुड की। उन्होंने किताब लिखी थी 2012 में जिसका नाम है इनसाइड द मुस्लिम ब्रदरहुड। उन्होंने लिखा कि साहब किस तरह से जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे और ईरान इराक की वॉर चल रही थी और काफी हद तक एक स्क्वीज किया गया था, किस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड ने काफी इधर उधर करके स्टील, ग्रेन, खाना, टेक्नोलॉजी, काफी सारी चीजें ईरान को प्रोवाइड करी थी बाय काउंटर माइंडिंग एंड काउंटर गोइंग अगेंस्ट द सैंक्शंस दैट वर देयर ऑन ईरान। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो जिनीवा बेस्ड मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो एक उनकी एक ट्रस्ट है जिसका नाम है दार दार अल माल अल इस्लामी ट्रस्ट, उसकी तरफ से काफी हद तक इस ईरान को बहुत हेल्प भी मिलती है in getting military resources, military technology, and as a matter of fact other things that the Iranian regime wants. Muslim Brotherhood has always been welcome in Iran, and ये चीज मुस्लिम ब्रदरहुड के अपने फाइनेंसर जैसे मैंने आपको बताया नड्डा ने लिखी है, नाडा ने लिखी है, इनका नाम पूरा है यूसुफ नाडा। इनकी किताब जैसे मैंने आपको बताया इज इनसाइड द मुस्लिम ब्रदरहुड, जो 2012 में लिखी गई थी। आई हैव एक्चुअली रेड दिस बुक, तो इसके अंदर काफी सारी स्टार्टलिंग डिटेल्स है अबाउट द मुस्लिम ब्रदरहुड एंड हाउ इट एक्चुअली ऑपरेट्स। दैट्स व्हाई व्हेन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड मेरे एकदम से हॉर्न खड़े हो गए। एंड आई मेंशन्ड लास्ट नाइट कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। 1979 में मुस्लिम ब्रदरहुड के ब्रांचेस थे जो सेवरल अरब एंड नॉन अरब कंट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, जिन्होंने आयतोल्ला खोमेनी जो उस टाइम के सुप्रीम लीडर थे, उनको काफी हेल्प करी थी इन एस्टैब्लिशिंग द Iranian theocratic state of the Shia theocratic state of Iran. And as a matter of fact जो उनकी राइटिंग्स हैं वो इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि जो करंट लीडर हैं अली खुमैनी, उन्होंने जो उनके एक आइडियोलॉग है सैयद कुतुब, उनके रीडिंग्स, उनकी राइटिंग्स और उनकी फिलॉसफी को अरबिक से ट्रांसलेट करके फारसी में किया था ताकि ईरान के अंदर वो लोग इन रीडिंग्स के बारे में बात कर सके। नाउ समथिंग दैट आई विल टेल यू कि भाई ये जो चीज है, हाउ डज दिस कनेक्ट टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड राइट नाउ। आपको याद होगा एक डेढ़ हफ्ते पहले एक किसी इंसान, मैं बड़ा प्यार से बोल रहा हूँ, एक पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर अबाउट इंडिया नॉट सप्लाइंग वेपन्स टू
इज़राइल। एंड आपको ये चीज़ पता ही है, जो काफ़ी हद तक एक एक सेक्शन है, एक तबका है भारत के अंदर दैट इज़ बीन सपोर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर फैक्शन ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड, जो भारत के अंदर उल्टे-सीधे काम कराना चाहता है। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जितने भी प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हुए थे, द मुस्लिम ब्रदरहुड वाज़ क्वाइट एज़ वेल बिहाइंड ऑल दैट स्टफ। नाउ ये तबका को एक्चुअली चोट लगती है बिकॉज़ भारत हैज़ बीन सप्लाइंग वेपन्स टू इज़राइल, एंड कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि साहब लिसन, वी कैन नॉट बी इंटरफेयरिंग इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री, एंड जो वेपन जाने हैं, जो भी चीज होनी है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और जो वो अगर कर रहे हैं दैट नीड्स टू बी डन, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड उनको याद कराया कि किस तरह इसराइल ने भी हमारी हेल्प, हमारे जब हमको जरूरत थी उस टाइम पे हमारी हेल्प करी थी। ईरान को ऑब्वियसली उसमें चोट लगती है। ईरान की इतनी हालत खराब है कि भाई साहब दो बारी आके इसराइल ने ईरान को ठोक चुके हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पिछले एक दो महीने पहले जब हमास के लीडर को ईरान के अंदर ही ठोका गया था, ईरान ने बड़ा छाती पीटी थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन एक तबके की एक मिसाइल तक लॉन्च नहीं कर पाया था। पिछली बारी भी जब ऐसा कुछ हुआ था, पूरी तरह से फिक्स मैच करके ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था, इसराइल को सबको बताने के बाद, अच्छा भाई मैं इतनी रॉकेट्स यहाँ पर इस टाइम पे फेंकने वाला हूँ, तो आप लोग इसको जरा देख लेना, मेरे को अपना पब्लिक को थोड़ा ठंडा करना है, एंड दिस एंड दैट। तो कहीं न कहीं देखिए, ईरान की जो हालत है, इट्स नॉट दैट पार्टिकुलरली स्ट्रांग। राइसी साहब के डेथ के बाद एक चीज़ जो दिखती है, राइसी साहब वाज़ अ वेरी, वेरी हार्डकोर हार्डलाइनर, एंड जो नए प्रेज़िडेंट आए हैं, अ, उनकी तरफ से एक चीज़ दिखती है कि साहब ही इज़ अ लिटिल मोर मेलो, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कहीं कहीं न कहीं ही डज़ नॉट वांट टू एक्चुअली गो अहेड एंड बिकम दैट हार्डकोर रेडिकल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर 1-2 दिन पहले उन्होंने एक लंबा-चौड़ा सा स्टेटमेंट दिया था, जहाँ उन्होंने बोला कि साहब अभी 2 साल, बाय द वे टुडे इज़ 2 इयर्स टू माशा आज़मी's डेथ। तो उसके टाइम पे उन्होंने एक कल परसों में एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब जो मोरालिटी पुलिस है, हमने उसको बोला है थोड़ा-सा काम डाउन करें और लेडीज़ को ज़्यादा तंग-वंग मत मत करें। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया, पेजेस खान इनका नाम है। इन्होंने बोला कि साहब हम तो यूएस के अगेंस्ट में नहीं है, हम तो यूएस के साथ बात करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ईरान के इंटरेस्ट अगर हम बिठा सकें तो यूएस के साथ हम बात भी करना चाहते हैं। इन्होंने तो इतना तक रिफ्यूज़ कर दिया, जो रईसी तो खुले में बोलते थे कि भई हमने तो हूथीज़ को वेपन्स दिए हैं, हमने रशिया को वेपन्स दिए हैं। इन्होंने जाके बोला भई हमने किसी को वेपन्स नहीं दिए। तो एक एक रोल बैक होता हुआ इनकी तरफ से दिखता है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बेसिकली अ प्रिपरेशन कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पिछले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, ईरान की इतनी बत्ती गुल हुई थी कि दे वर ऑलमोस्ट ब्रोक। ये तो जो बाइडेन ने आके उनको पैसे-पूसे दे दिए, तो थोड़ा-सा ईरान के अंदर जोश आ गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, चाइना ने उनके साथ एक $400 बिलियन का डील साइन किया था ओवर 25 साल, जहाँ पर उनको भी थोड़ा और जोश आया था। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी चेक ये है कि साहब चाइना ने डील तो साइन करी, लेकिन एक फूटी कौड़ी अभी तक उनके पास नहीं पहुँची है। जो भी चीज़ वो चाइना उनसे लेते हैं, गैस-वैस जो भी चीज़ें लेते हैं, उसकी डाउन पेमेंट करके वो निकल जाते हैं। देयर इज़ नथिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म व्हिच द चाइनीज़ हैव एक्चुअली डन। चाइना के साथ ईरान के काफ़ी रिलेशंस अच्छे हैं, हमको ये चीज़ पता है। और अभी जो वेस्टर्न नैरेटिव को अगर आप देखेंगे, चाइना, ईरान और रशिया के बीच में एक जो अलायंस की तरह ये लोग बोलते हैं कि साहब ये 3 कंट्रीज़ हैं, इसके अगेंस्ट में जो एक एक्सिस ऑफ ईविल के बारे में वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से बोला जाता है, उसके अंदर द ईज़ीएस्ट टारगेट टू पिक आउट इज़ एक्चुअली ईरान, और ये चीज़ हमको सबको पता है। ईरान के पास इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सो दिस इज़ समथिंग, एंड ओपनली वो बोलते नहीं हैं। कई स्टेटमेंट्स आ चुके हैं वेयर दे हैव सेड हमारे पास होंगे, नहीं होंगे, दिस एंड दैट, तो दे हैव बीन अ लिटिल ऑफ विद रिगार्ड्स दिस। तो इनकी पोजीशन जो है दुनिया के अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट वंडर व्हाई ही टेक्स अ पंगा विद इंडिया, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि साहब कहीं न कहीं ईरान के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं विद द भारत-इज़राइल रिलेशनशिप, एंड उसकी तरफ ये लोग कुछ टारगेट करके दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली पुट डाउन, दैट्स व्हाई गाज़ा और भारत का नाम एक साथ एक्चुअली इन्होंने लेने की कोशिश करी है। ईरान का फनीली देखिए काफ़ी हद तक रिलेशंस भारत के साथ अच्छे थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, गवर्नमेंट के साथ जो आईएनएसटीसी की डील चल रही है, जहाँ पर बैक टू बैक ट्रेड चल रहा है, और जिसमें ईरान खुद पैसे बनाता है। तो ये बड़ी फनी स्टेटमेंट है कि जिस जगह में आपको पैसे मिल रहे हैं, आप वहाँ पर जाके एक उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर भारत ने तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भारत किसी को देता नहीं है। फनीली स्पीकिंग, 1-2-4 महीने पहले एक टूरिज्म का पैक्ट भारत के साथ भी साइन हुआ था, जहाँ पर ईरान ने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स भारत पासपोर्ट होल्डर्स के लिए रिलैक्स करे थे, जिससे 39% इंक्रीज़ हुआ था भारत भारत से टूरिज्म ईरान की तरफ जाना। तो आई थिंक द सुप्रीम लीडर, जिनका थोड़ा मेरे ख्याल से नट लूज़ हो रखा है, दैट नट नीड्स टू बी टाइटेंड अप बाय द गवर्नमेंट, अगर बाय नॉट हमारी गवर्नमेंट, बाय देयर गवर्नमेंट, बट हमारी गवर्नमेंट भी कर दे तो कोई इतना बुरी बात नहीं होगी। बिकॉज़ दे नीड टू अंडरस्टैंड कि साहब भारत के साथ आपको कोई फ़ायदा नहीं है पंगे-पुंगे करके, यू विल लूज़ अ लॉट, एंड वन ऑफ द कंट्रीज़ दैट हैज़ बीन एक्चुअली सपोर्टिंग यू ऑल दिस व्हाइल,
इज इंडिया। तो अगर आप इंडिया के साथ ही उल्टे काम करोगे तो देन यू विल हैव मेजर प्रॉब्लम्स गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पर इनकी ईरान की भी नेबरहुड इतनी कोई सॉलिड है नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान के साथ उनके इश्यूज हैं, अफगानिस्तान के सात उनके इश्यूज हैं, अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर माइनॉरिटीज की ये लोग बात करें तो मैं ये भी बता दूं कि अफगान जो वहां पर रेफ्यूजीज हैं उनको बाहर फेंकने की पूरी पूरी बात की जाती है। एंड अगर उनको फेंकने की बात की जाती है, वो भी मुसलमान है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ईरान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे हिसाब से व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इज दैट ईरान पुलिंग बैक फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। थोड़ी बैकडोर डिप्लोमेसी होगी, हमारे यहाँ पर फोन आएंगे, यार गलती हो गई, छोड़ दो उसको, बुढ़ा आदमी है, अब हम कोई रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, बिकॉज ईरान कैन इल अफोर्ड टू डू दैट एट द मोमेंट। तो देखते हैं गेम कैसे आगे जाएगी एंड हाउ विल इंडिया एक्चुअली टेक दिस चैलेंज फॉरवर्ड। उसके ऊपर मैं अपडेट आपके साथ करता रहूंगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। आज दोपहर में मैं आपके साथ एक बड़ा एक्सपोजे करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन एग्जैक्ट लोग थे जो बांग्लादेश के अंदर जिन्होंने रजीम चेंज किया, क्या चीज चल रही है। और एज ए मैटर फैक्ट जो एक नैरेटिव हमने चलाया था अपने चैनल से कि साहब शेख हसीना ने अभी तक रिजाइन नहीं करा है, उसके बारे में बांग्लादेश की तरफ से एक रिएक्शन आया है। तो वहां से थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। और रात को हम बात करेंगे एआईएम साहब से ऑन जियोपॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, स्पेशली फोकसिंग ऑन द वेस्ट, अमेरिकन इलेक्शंस और काफी हद तक यूरोप के बारे में हम बातें करेंगे। एंड लेट्स सी हाउ दैट कॉन्वर्सेशन गोज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन में जादू से प्रकट हुआ है, एंड ऑल्सो सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, या फिर पेपैल जो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।